Hello and welcome to Officer Bitia. We are discussing daily current affairs and analysis. So शुरू करते हैं आज के 23rd दिसंबर के important न्यूज़ से. So let's begin with the discussion. The first article is about elephants जिनकी unnatural death होती जा रही है because of electrocution. एंड 2009 और 2019 में 600 एलिफेंट्स की डेथ हो चुकी है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि बिजली की वजह से उनकी डेथ हो रही है. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं. प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में भी लॉन्च किया था ताकि जो हमारे वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हैं उनको हम सेफ रख सकें, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका कंजर्वेशन भी हो सके. इवन गवर्नमेंट एफर्ट डालती है कि जो अगर एलिफेंट्स की वजह से कोई ह्यूमन लॉस हो रहा है या कोई एनिमल का लॉस हो रहा है या फिर कोई क्रॉप का लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगी. तो देखते हैं इसके प्रोविजंस डिटेल में. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्नाटका में 116 डेथ होती हैं सबसे ज़्यादा. देन उसके बाद ओडिशा एंड असम. देन अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र आर द ओनली स्टेट जहाँ पर कोई भी डेथ नहीं होती. तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में कोई भी डेथ होते हुए हमें यहाँ पर नहीं दिखती. कर्नाटका में देखते हैं. कर्नाटका में सबसे ज़्यादा डेथ होती है क्योंकि ऑल्दो यहाँ पर नंबर बहुत कम हो चुका है. अब तो 116 था, पहले इसका नंबर बहुत ज़्यादा हुआ करता था. अब सिर्फ हर साल हमें 5 से 6 डेथ्स जम्बो की जो कि एलिफेंट्स हैं उनकी देखने को मिलती है ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन. 2021 में इसी साल जो 4 एलिफेंट्स थे वो उनकी डेथ हुई थी इन कोडागू. अक्टूबर में 2 मेल एलिफेंट्स की डेथ हुई थी इन बेनरघाटा नेशनल पार्क बेंगलुरु. अब ये हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने एलिफेंट्स की डेथ हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिस बेनरघाटा नेशनल पार्क बेंगलुरु, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है उन नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछता है जो हमने सुना नहीं होता. सो वो यूपीएससी वही क्वेश्चंस लेता है जो न्यूज़ में कहीं ना कहीं आए होते हैं. सो यू शुड नो जो बेनरघाटा नेशनल पार्क है ये आपका बेंगलुरु में है. और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से एलिफेंट्स की डेथ क्यों होती है. जब कोई एलिफेंट इलेक्ट्रिक फेंस के कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पर लाइन सेटअप की जाती है. तब जब उनके कांटेक्ट में आता है तब जो एलिफेंट है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है. इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जो कि प्राइवेट ऑनर्स लगाते हैं ताकि जो एनिमल्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंट्रूड ना कर सकें. तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया हुआ है जो कि एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 1992 में ये आया था और इसको 16 स्टेट्स एंड यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है. एक्स ग्रेटा रिलीफ भी प्रोवाइड करेगी टू ह्यूमन डेथ और इंजरी, डैमेज और प्रॉपर्टी और क्रॉप लॉस. तो अगर एलिफेंट्स की वजह से किसी की डेथ हो रही है, प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है या क्रॉप फसल का नुकसान हो रहा है तब गवर्नमेंट उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगी. अब IUCN स्टेटस देखते हैं एलिफेंट्स का. जो एशियन एलिफेंट्स उनको प्रोटेक्शन स्टेटस दिया हुआ है अंडर द IUCN रेड लिस्ट, तो वो आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में. साइट्स में इसको पेंडिंग्स 1 में रखा गया है एंड इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 एनिमल में डाला गया है. जो हमारा स्केड्यूल्स है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे पास 5 स्केड्यूल्स है जहाँ पर नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं. तो आपको ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्लांट्स भी होते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय UPSC. So let's move on to next article that is about China's BRI investments have been declined. तो अब कोविड की वजह से चाइना का BRI इन्वेस्टमेंट कम हुआ है. उनका जो इन्वेस्टमेंट है 2019 से 5% तक अब कम होने लगा है. अब जो चाइना है वो जैसे कि हमें पता है हम्बनतोटा प्रोजेक्ट उन्होंने श्रीलंका में चलाया था, अफ्रीका में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए थे, लेकिन उसकी वजह से जहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट चलाता है वहाँ की इकनॉमीज डेप्ट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है. और जो चाइना है उसको इस वजह से भी फंडिंग नहीं मिल रही और वहाँ की कंट्रीज़ भी उनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही हैं क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन कंट्रीज़ को और डेट कर रहे हो, डेप्ट में डाल रहे हो और अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हो. सो दिस इज़ योर BRI इनिशिएटिव ऑफ चाइना. इसका एक पार्ट है जो हमारे POK से होकर गुजरता है, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर BRI कॉरिडोर.
ओके, तो यहाँ पर ये एक तरह से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये इंडियन ओशन से जा रहा है, इधर अफ्रीका में भी है, देन गल्फ रीजन से होता हुआ इधर यूरोप में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और रशिया से भी ये कनेक्ट कर रहा है। तो रशिया को भी कनेक्ट करा हुआ है, एंड इनफैक्ट जो चाइना है इट इज़ ट्राइंग टू सर्कमवेंट इंडिया। तो आप देख सकते हो चारों तरफ से इसने इंडिया को घेर लिया है, अपनी प्रेजेंस हर जगह इस्टेब्लिश कर ली है। सो ये बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन ओशन में भी अब चाइना के हमें शिप्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर वो अपना जो पोर्ट्स है वो इस्टेब्लिश करेगा। ओके, इधर कोलकाता में भी है, कोलंबो है, मोम्बासा है, जिबूती है, ग्रीस है, वेनिस। दीज आर द पोर्ट सिटी ऑफ चाइना। ग्वादर से भी जा रहा है जो जिंगजियांग प्रोविंस को कनेक्ट कर रहा है काशगार में। अब देखते हैं बीआरआई के बारे में। एक तरह से ये इंटरकनेक्टिविटी पोर्ट है ताकि आपका ट्रेड बढ़े, कनेक्शन बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़े। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं चाइना। एंड ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में, एंड 2000 से 2020 तक चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में 13,000 किलोमीटर की रोड और रेलवे नेटवर्क बना दिया है, 80 लार्ज स्केल पावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी वहाँ फंड किया है। स्पोर्ट्स वेन्यूज़ भी वहाँ पर बनाए हैं, स्कूल कॉलेजेस भी बनाए हैं, एंड बिल्ट अफ्रीकन यूनियन कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑल्सो। तो चाइना इतना, जब अगर कोई कंट्री आपकी कंट्री में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, इतना ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करोगे। तो यही हुआ था जिसकी वजह से चाइना अपनी कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ा रहा था। बट अब जैसे जैसे सभी कंट्रीज़ देख रही हैं, यूरोप हो, यूएस हो, इंडिया है, कि चाइना अपना जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाता जा रहा है और लोगों को एक तरह से स्कैरी भी है। तो इसीलिए वर्ल्ड की कंट्रीज़ एक साथ आई हैं और उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर चलाए हुए हैं। जैसे कि B3W इनिशिएटिव, ये एक तरह से G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है जो बात करता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और ये इनिशिएटिव कब आया था? ये आया था 47th G7 समिट में, ताकि चाइना का BRI को हम काउंटर कर सकें। इसमें भी क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है, अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है लो इनकम कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उसको ये पूरा करता है। वहाँ पर जो स्पेस है उसको अभी तक चाइना कैप्चर करता जा रहा है, जो भी स्पेस है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और वहाँ पर लोगों के पास, कंट्री के पास पैसे नहीं है, तो अब B3W इनिशिएटिव इसको पूरा करेगा। नेक्स्ट इज़ ब्लू डॉट नेटवर्क। ये भी एक तरह सा मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जहाँ पर 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, दैट आर US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भी बात कर रहे हैं कि तीनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है, इनका जो प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, वो एक साथ आए और हाई क्लास ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करें। नेक्स्ट इज़ जो BDN है, इसने ये अनाउंस हुआ था 2019 में एट द इंडो पैसिफिक, और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी एक तरह से ग्लोबल गेटवे लॉन्च किया है। ये भी हमने पढ़ा था, ग्लोबल गेटवे लॉन्च किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है। तो इस तरह से जो इनिशिएटिव्स हैं ये चाइना को टैकल करने के लिए लेकर आए गए हैं। नेक्स्ट, वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जैसे कि अटल इनोवेशन प्रोग्राम था, वो भी नीति आयोग था, तो ये भी वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम भी नीति आयोग का है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब ये क्या करेगा वर्नैकुलर? वर्नैकुलर मतलब आपकी आम भाषा, तो ये बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो देखते हैं ये करेगा क्या। इसमें जो इनोवेटर्स होंगे और जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे इनोवेशन करनी है, वो 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी। जो ये प्रोग्राम है ये लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने की बात कर रहा है, ताकि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है और जो लैंग्वेजेस है, ट्रांजैक्शन, हमारा बातचीत कैसे होती है, लैंग्वेज के थ्रू ही होती है, क्योंकि लैंग्वेज से ही एक तरह से कम्युनिकेशन का मीन्स है। तो अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करो और दूसरे पर्सन को तमिल आती है, सपोज उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्स कर रहे हो अदर देन द लैंग्वेज दैट पर्सन नोज, राइट। तो इट इज़ बेटर कि हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेज में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि वही लैंग्वेज जो लोगों की लैंग्वेज है उसमें अब कन्वर्सेशन हो। इससे नेसेसरी कैपेसिटी हम बनाने की बात कर रहे हैं, एंड वर्नैकुलर टास्क फोर्स को भी यहाँ पर बनाया गया है इन ईच 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। और एक टास्क फोर्स के पास क्या होगा, वर्नैकुलर लैंग्वेज टीचर्स होंगे, उनके सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स होंगे,
टेक्निकल राइटर्स होंगे एंड लीडरशिप ऑफ रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होंगे। तो वहाँ पर हर एक चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। अब देखते हैं अटल इनोवेशन क्या था। जो अटल मिशन था एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, जहाँ पर हम लोगों में, जहाँ पर हम यूथ में स्पेशली बात कर रहे हैं कि बच्चों में इनोवेशन का कल्चर आए, उनका दिमाग साइंटिफिकली सोचे, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आए, और ये भी नीति आयोग ने ही स्टार्ट किया था। ओके, तो अब इसका कुछ मेजर अचीवमेंट भी हुआ था। जो अटल इनोवेशन मिशन था उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ताकि इंडिया का एडवांसमेंट हो सके, और इसकी वजह से इंडिया का रैंक भी इम्प्रूव हुआ है। पहले इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक था 81 इन 2015, जो कि अब 2020 में 48 पर आ गया। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का जो हमारे पास रैंक में बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिला है ड्यू टू अटल इनोवेशन मिशन। तो देखते हैं जो अटल इनोवेशन मिशन है उसमें कौन कौन से जो प्रोग्राम्स है वो अटैच्ड है। यहाँ पर है अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इस्टेब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज जिसको हम अराइज बोल रहे हैं, एंड मेंटर्स फॉर चेंज। तो दीज आर द प्रोग्राम्स अंडर अटल इनोवेशन मिशन। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक दो ही इसमें प्रोग्राम है। अगर यूपीएससी 3-4 स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं, सपोज इसमें से 4 स्टेटमेंट्स उन्होंने डाल दी एंड एक स्टेटमेंट उन्होंने किसी और के बारे में डाल दी, तो यू शुड नो कि अटल इनोवेशन मिशन इन 8 चीज़ों के बारे में, इन 8 जो सेंटर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनको भी इंक्लूड करता है और इन पर काम करता है। नेक्स्ट, UNWFP एग्रीमेंट टू डाइवर्सिफाई फूड बास्केट। तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बात की है मिलेट को इंक्लूड करने की, क्योंकि अभी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अभी हम वीट एंड राइस पे डिपेंडेंट है, एंड वीट एंड राइस वी नो बहुत ज़्यादा वाटर कंजम्पशन क्रॉप्स हैं, एंड जहाँ पर खेती होती है वीट और राइस की वहाँ का ग्राउंड लेवल ख़त्म हो चुका है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से अब जो नीति आयोग है वो कोशिश कर रहा है कि हमारा जो खाना पीना है वो अब चावल गेहूँ से हट के अब मिलेट की तरफ जाए। तो मिलेट में यहाँ पर दिए गए हैं वेराइटीज़, कौन कौन से मिलेट हैं। ज्वार है, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट, लिफल मिलेट, कोडा मिलेट, फोर्ट टेल मिलेट। दीज आर द टाइप्स ऑफ मिलेट जो यहाँ पर गिवन है। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी शामिल किया है, साइन किया है, जिसमें बात की जा रही है कि इंडिया अपनी नॉलेज शेयर करेगा कि कैसे जो मिलेट्स है उसको स्ट्रीमलाइन कर सके, ताकि हमारा एक तो इंडिया ऑलरेडी 2018 में मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर चुका है, जहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि 2018 विल बी द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब इंडिया की कोशिश है कि 2023 को, दैट इज़ अभी जो 2022 आ रहा है, उससे नेक्स्ट ईयर हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करें, ताकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको हेल्प हो, उनके जो अडेप्टेशन कैपेसिटीज़ हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर वो इम्प्रूव हो, हमारा जो लाइवलीहुड है वो रेजिलिएंट हो, और जो हमारा फूड सिस्टम हो उसमें भी चेंजेस आए। क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हमने क्लाइमेट चेंज के हिसाब से खुद को चेंज नहीं किया तो क्लाइमेट चेंज हमें चेंज कर देगा। तो इट इज़ बेटर कि वी शुड मेक ourselves कंफर्टेबल विद द न्यू फूड चॉइसेस, दैट इज़ मिलेट। जो हमारा मिलेट है ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल खाना है, विलेजेस में मिलेट ही ज़्यादातर खाया जाता है, बट इन अर्बन एंड सबअर्बन एरियाज़ वहाँ पर मिलेट इतना यूज़फुल, वहाँ पर लोग इतना यूज़ नहीं करते। तो इट इज़ बेटर वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स मिलेट, क्योंकि ये जो क्रॉप होती है इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है या पानी नहीं भी चाहिए होता। ये राजस्थान एरिया जैसे जो एरिया है वहाँ पर भी ग्रो हो सकते हैं, एंड फार्मर्स को अच्छा प्राइस भी दे सकते हैं, उनका लाइवलीहुड भी सस्टेन कर सकते हैं। तो जब एक क्रॉप कितने सारे फ़ायदे हैं तो हम क्यों नहीं शिफ्ट हो सकते। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप भी मिलेट खाना शुरू करो। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है वो स्ट्रैटेजिक टेक्निकल कोलैबोरेशन पर ध्यान देगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर ध्यान देगा, ताकि कंट्री में फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी बढ़े। क्योंकि जो मिलेट है ये सिर्फ हम क्लाइमेट की तरफ से ही नहीं बात करें, इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी वीट और राइस से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए हम मिलेट की तरफ जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने 2018 में मिलेट ईयर कहा था, तो इसीलिए अब 2023 में भी हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि मिलेट को हम प्रमोट कर सकें।
गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी इस्टेब्लिश किया है, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्री सीरियल विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर भी उन्होंने मल्टी न्यूट्रिशनल जो सीरियल्स हैं अलग अलग टाइप्स के उनको इंक्लूड किया है। मिलेट मिशन चलाया है मल्टीपल स्टेट्स में, एंड जो इसकी प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अडेप्टेबिलिटी, ये भी कंज्यूमर में बढ़ाने की बात की है। तो मिलेट इज़ अ वेरी यूजफुल क्रॉप फॉर इंडिया एंड ऑल्सो सूटेबल। इंडिया ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी इसको इंक्लूड किया है, ताकि हमारा जो फोकस है फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स का वो कैलोरीज फंडामेंटलिज्म से शिफ्ट होके डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की तरफ जाए। हम सिर्फ ये ना सोचे कि हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, हम ये भी सोचे कि हम अपनी बास्केट में खाने के अपने जो इनटेक है उसमें और नई चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कोर्स ग्रेन ऐड कर सकते हो और मिलेट्स को भी ऐड कर सकते हो, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे एंड वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वे एड की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइंट डेवलपमेंट कॉम्पेडियम भी होगा, जहाँ पर मिलेट की गुड प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन होगा, टेक्निकल सपोर्ट होगा ताकि मिलेट को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यूटीज़ हैं, उन सबको और जो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको भी लेकर आएँ ताकि हम इनके बारे में अवेयरनेस लोगों में पहुँचा सकें। सो दिस इज़ योर मिलेट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स ग्रेन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रामना काली टेम्पल, जिसको अभी रिकंस्ट्रक्शन की बात की है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, और बोला है कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ये टेम्पल है कहाँ पर? ये है ढाका में, बांग्लादेश। बेसिकली अभी जो बांग्लादेश है उनका गोल्डन जुबली आ रही है, दैट इज़ इट्स 50th एनिवर्सरी, जब ये आज़ाद हुए थे 1971 में पाकिस्तान से। तो उसी के टाइम पर ये जो हमारा रामना काली टेम्पल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, एंड जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है उनकी भी ये 50th गोल्डन जुबली है, एनिवर्सरी है, क्योंकि उनका भी रिलेशन तभी शुरू हुआ था जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। तो बेसिकली जो रामना काली टेम्पल है यहाँ पर रामना रेस रह चुकी है पहले, तो दिस इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल सी कि क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है इसका। जो इनोग्रेशन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रामना कलीबारी, यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्डन जुबली की, दैट वी हैव ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जो टेम्पल था इसको डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान ने 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया हुआ था। उस टाइम पर जब लड़ाई हो रही थी 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तब बांग्लादेश नहीं बना था, तब वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हो रही थी, लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड करा रहा था ताकि जो बंगाली सेल्फ डिटर्मिनेशन थे उनका ख़त्म कर सके, ताकि लोगों में जागरूकता ना आए इंडिपेंडेंस को लेके। तभी जो पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान वो दबा रहा था सभी भावनाएं ईस्ट पाकिस्तान में, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर पब्लिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश को इस्टेब्लिश किया जाए, और इसी को इंडिया सपोर्ट कर रहा था। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली तो वहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल बनाया गया ताकि लोग अपनी प्रेयर्स वहाँ पर ऑफर कर सकें, और जो कंस्ट्रक्शन था कॉम्प्लेक्स का वो 2017 में अनाउंस किया गया था। जो भी हम बात कर रहे हैं रामना टेम्पल की, ये इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स ने 15 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी ढाका में इनोग्रेट किए थे। जो रामना टेम्पल है एक तरह से सिंबॉलिक है स्पिरिचुअल एंड कल्चरल का, क्योंकि अगर हमारी आज़ादी के टाइम पर कोई टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी हम एज अ सिग्निफिकेंट सिंबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो महत्व है ही, ट्रेडिशनल भी है और कल्चरल भी है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया बांग्लादेश एक साथ आए थे। और जो टेम्पल है वो गोडेस काली का है, तो यहाँ पर काली देवी माता जो गोडेस काली है वो यहाँ पर है, और कहा गया था कि जो टेम्पल है ये मुगल पीरियड में डेवलप किया गया था और ये 400 साल पुराना है। जो टेम्पल है इसको हिंदू सेक्ट ने डेवलप किया था, हिंदू सेक्ट ने बनाया था, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि किस पर्टिकुलर रूलर ने बनाया था। हाउएवर ये कहा जाता है कि कुछ हरिचरण गिरी ने इसको बनाया था, जो कि महंत थे इस टेम्पल के। ये बहुत छोटा सा टेम्पल है एंड सेकंड ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है बांग्लादेश में। जो सबसे ओल्डेस्ट है बांग्लादेश में दैट इज़ ढाकेश्वरी टेम्पल। जो टेम्पल है इसकी इंपॉर्टेंस 20th सेंचुरी में बनी, जब वहाँ के रिनाउंड सेंट माँ आनंदमयी ने अपना आश्रम बनाया था इस टेम्पल के प्रिसेंट्स में।
जो ये देवी हैं ये इनको कहा जाता है वहाँ पर बांग्लादेश में एज शाहबाग और माँ और द मदर ऑफ शाहबाग। सो दैट इज़ हर नेम जहाँ पर लोग इनको बुलाते हैं बांग्लादेश में। अब देखते हैं टेम्पल और वॉर का क्या रिलेशन है। जब 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब जो हिंदू वहाँ पर रह रहे थे, जो पूजा कर रहे थे, महंत थे, तो वहाँ पर 85 हिंदूज़ की डेथ हुई थी, इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड डिवोटीज। देन जो काफ़ी ज़्यादा टेम्पल इनको लूटा गया। जो बंगा बंधु शेख मजूमदार रहमान थे, उन्होंने अपनी हिस्टोरिक स्पीच भी दी एट द रमना रेस कोर्स मैदान, इन विच वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बंगालीज़ हैं उनका स्ट्रगल वेस्ट नहीं गया, इस टेम्पल के थ्रू हम उनको याद रखेंगे। और जो शेख मजूमदार रहमान थे वो फाउंडिंग लीडर बने बाद में बांग्लादेश के, जब कंट्री को आज़ाद कर दिया गया, एंड ही बिकम द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ बांग्लादेश। अब देख सकते हो एक साइड से ये बे ऑफ बंगाल से टच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ कोस्टल कंट्री। इधर से म्यांमार से टच कर रहा है। इधर वी हैव वेस्ट बंगाल एंड दीज आर योर स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, दीज आर द स्टेट्स जिसको ये टच कर रहा है, एंड वी शुड नो ये ऊपर बांग्लादेश को भी एंड असम को भी टच कर रहा है। Okay, so this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and also you can write us to at info@officerbitia.com, and we'll also give you some practice questions. Okay, so all the best and start preparing.